तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो उसमें और एग्जांपल देखते हैं कि सिस और ट्रांस कब बोलते हैं, यानी सिमिलर ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो सिस, और यदि सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड ट्रांस। सिस ट्रांस यही तो होता है और होता ही कुछ नहीं है। जैसे मैं बताया था, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, सिस ट्रांस की, तो सिंपल सा है क्या, अगर हमारे पास मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर सिमिलर ग्रुप ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ठीक है, ठीक, ए और बी ग्रुप है, अगर मान लो ये और ये बी और ये बी सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, यानी डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो दिस इज सिस, मैं बता चुका हूं। और ट्रांस का मतलब सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ये ए इधर है और ये ए इधर है, ये मान लो यहां बी हो गया और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, यानी सिमिलर ग्रुप क्या है, ऑन अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो सिस ट्रांस का यही कंसेप्ट होता है। उसमें हमने एग्जांपल बताया था, जैसे सिस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल है, देखो अगर यहाँ पे CH3 और COOH, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H, तो इसको बोलते हैं बेटा आइसोक्रोटोनिक एसिड। ठीक है, उसी तरह ये सिस आइसोक्रोटोनिक एसिड है, क्योंकि देखो सिमिलर ग्रुप, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, ये क्या है, सेम साइड है, तो सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, सिस आइसोक्रोटोनिक एसिड। उसी तरह क्रोटोनिक एसिड की बात करोगे तो वो ट्रांस मैनर में होता है, जैसे ये है हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये हो गया हमारा CH3 और COOH, और ये क्या हो गया, H और ये H, ये है ट्रांस, ट्रांस है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। तो सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ये H और H क्या है, सिमिलर ग्रुप है, अपोजिट साइड है, ये H और H सिमिलर ग्रुप है, सेम साइड है, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड डबल बॉन्ड के होगा तो सिस, और ये होगा तो ट्रांस होगा। ठीक है, उसी तरह क्या है, सिनेमिक एसिड, जैसे सिनेमिक एसिड की बात करोगे तो सिनेमिक एसिड भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे हो जाएगा C6H5, ये हो गया H और ये हो गया H, तो ये सिस सिनेमिक एसिड है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, देखो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा सिस सिनेमिक एसिड, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। उसी तरह ट्रांस हो जाएगा इसका, यानी सिमिलर ग्रुप को अपोजिट साइड कर दो तो ये ट्रांस हो जाएगा, जैसे ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये C6H5 COH, ये H हो गया और ये H हो गया। सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, यानी सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस हो गया, ट्रांस सिनेमिक एसिड, ट्रांस सिनेमिक एसिड। ठीक है, सिस सिनेमिक एसिड एंड ट्रांस सिनेमिक एसिड। तो ये है क्या, सिस और ट्रांस। तो किसी भी कंपाउंड में अगर कंडीशन क्या है, each sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैव डिफरेंट ग्रुप, अगर सेम ग्रुप होगा तो यहां पे नहीं होगा, देखो A और B दोनों डिफरेंट ग्रुप है, A और B दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यहां पर भी क्या है, A और B दोनों डिफरेंट ग्रुप है। अगर यहाँ पे देखो, अगर इस कंडीशन में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता और इस पर भी A ग्रुप और इस पर भी A ग्रुप, और इधर मान लो B ग्रुप और इधर मान लो C ग्रुप, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अगर मान लो यहाँ भी तुम्हारा B है और यहाँ भी B है, तो इस कंडीशन में दोनों ग्रुप क्या है, इच कार्बन पे सेम ग्रुप है,
यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे दोनों ग्रुप होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस होगा, वरना नहीं होगा। अब ए और ये सेम ग्रुप है तो यहां सिस ट्रांस का कंसेप्ट नहीं लगेगा। यानी हमारा सिस ट्रांस का कंसेप्ट केवल इसी कंडीशन में लगेगा, यानी क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये है हमारा क्या, सिस ट्रांस का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे क्या इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, यानी सिस ट्रांस आइसोमर की प्रॉपर्टीज क्या है या डिफरेंस क्या है सिस और ट्रांस में। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सिस और ट्रांस में, हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो जो ट्रांसफॉर्म होता है बेटा, ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिस फॉर्म से ज्यादा होता है, ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्चुअल में अगर बात करोगे तो सिस और ट्रांस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि सिस एंड ट्रांस है, ठीक है, सिस एंड ट्रांस है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिस ट्रांस हैव डिफरेंट physical properties such as melting point। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया, एंड डेंसिटीज, ये डिफरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज है। अब इसमें कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, सिस से, यानी ट्रांस आइसोमर है हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। यहां लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट क्या, ट्रांस आइसोमर हैव higher melting point than cis isomer, यानी कि ट्रांस आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सिस से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा सिस के मेल्टिंग पॉइंट से। दिस इज द मेन डिफरेंस, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सिस। क्यों ऐसा होगा बेटा, तो रीजन क्या हो सकता है इसका कारण क्या है ऐसा कि सिस और ट्रांस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सिस। तो इसका रीजन देखो, इसका रीजन अगर आप देख सकते हो तो देखो यहां पे, अब हम एक कंपाउंड लेते हैं सिस, ये है हमारा क्या है, ट्रांस, ये है ट्रांस, दिस इज ट्रांसफॉर्म, सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, एंड दिस इज सिस फॉर्म।
दिस इज सिस, ये ट्रांस है ये, और ये क्या है बेटा, सिस। अब कह रहा है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो ट्रांस कंपाउंड होता है उसका जो लैटिस में अरेंजमेंट होता है ना, वो क्लोज होता है। क्लोज क्यों होता है? ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर। सिमेट्रिकल नेचर का मतलब कि अगर इस कंपाउंड को देखोगे तो ठीक है, अगर इस कंपाउंड को देखोगे तो अगर इसका लैटिस का फिटिंग देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए होता है? सॉलिड सबस्टेंस के लिए। यानी सॉलिड के केस में हम मेल्टिंग पॉइंट की वो करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसका लैटिस का फिटिंग देखोगे तो क्लोज फिटिंग होता है, क्लोज फिटिंग होता है ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्म। सपोज करो ये है, ये ग्रुप है, एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास है, कुछ रिपेल आएंगे, रिपल्सन आएगा, और रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, इनका जो सिमेट्रिकल फिटिंग होगा लैटिस में वो क्लोज नहीं होगा, वन बाय वन नहीं होगा। जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इनके बीच डिफरेंस ज्यादा है, इनके बीच क्या है, एंगल स्ट्रेन, यानी इनके बीच 180 का डिफरेंस है। तो ये क्या होंगे, एक पे एक क्या होंगे, क्लोजली फिट होंगे। तो क्लोजली फिट होने के कारण ट्रांस आइसोमर जो होते हैं इनको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा हीट की जरूरत होती है। यही रीजन है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, सिस आइसोमर से। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, सिस से। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ट्रांस इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड इट इज क्लोजली फिट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। ये अपने लैटिस में क्लोजली फिट होंगे, और जब क्लोजली फिट होंगे तो इनको ब्रेक करने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर चाहिए। दैट इज द रीजन ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ओके बेटा, तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख दो, यहां पे रीजन लिख दो, ये बना लिया। अब इसका रीजन देखो, तो लिखो यहां पे ट्रांस आइसोमर क्लोजली पैक्ड in its lattice due to symmetrical nature। ठीक है, सिमेट्रिकल नेचर होने के कारण ट्रांस आइसोमर्स आर क्लोजली पैक्ड in its lattice due to symmetrical nature, therefore high temperature is required to break its lattice। ठीक है, इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू सिस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। सेकेंड, अब अगर हम बात करें बेटा, इसको हटाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड की अगर बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट, यानी सेकंड की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर, यानी लिखोगे सिस आइसोमर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन
ट्रांस आइसोमर, यानी सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो किससे ज्यादा होगा, ट्रांस से। क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्यों ऐसा चेंज हो रहा है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसमें ब्रेक करने के लिए क्या होगा, हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का चैप्टर तो बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो सब इंटरेक्शन होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल अगर समझे तो ये एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के पास ले जाओगे तो इनके बीच में, इस पूरे होल बॉडी के बीच और इस बॉडी के बीच इंटरेक्शन होगा, हमको नहीं दिखेगा बट एक क्या होगा, एक अपरेंट इंटरेक्शन होगा, और कुछ टाइम के बाद अगर इसको पास हटा दोगे और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे बीच के, हमारे बॉडी के बीच और इन्वायरमेंट के बीच भी क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो निग्लिजिबल होता है, उसका क्या होता है, हमको फीलिंग नहीं आता है, बट अट्रैक्शन है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो रेसिस्ट काज करेंगे। अगर हम दौड़ते हैं बेटा, ठीक है, दौड़ते हैं तो क्या होता है, हम एयर को क्रॉस करते हैं, यानी एयर को क्या करते हैं, एयर से हम भागते हैं, एयर में दौड़ रहे हैं अगर ऐसे रोड पे, तो हमारे चारों तरफ भी फोर्स काम कर रहा है, बट उसका अमाउंट क्या है, निग्लिजिबल है। उसी तरह वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल के बीच होता है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसके एटम के बीच नहीं काम करेगा, बट इस होल मॉलिक्यूल के बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो वही कह रहा है कि सिस आइसोमर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिस का ग्रेटर होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस, यानी सिस का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। ऐसा क्यों होगा बेटा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, सिस आइसोमर के पास पोलरिटी होता है, और पोलरिटी होने के कारण इसमें क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इसको बॉयल करने के लिए हाई हीट की जरूरत पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन लिख सकते हो cis isomer have polarity as compared, cis isomer have polarity due to which van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction is higher, which is responsible for their, तो रीजन क्या हो जाएगा, cis isomer have polarity due to which van der Waals force of attraction is higher, which leads to high boiling point of cis isomer। पोलरिटी क्या होता है, आता है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन आता है तो क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू द पोलरिटी, यानी पोलर नेचर होने के कारण। पोलर नेचर क्या होता है, पोलरिटी का मतलब होता है कि
एक पे मतलब चार्ज का डेवलपमेंट, चार्ज का डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या कि अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक पे प्लस चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी सिस आइसोमर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, सीधी सी बात करेंगे, डाइपोल मूवमेंट होता है। और डाइपोल मूवमेंट क्या है, पोलरिटी को मेजर करता है। आगे मैं बताने वाला हूं डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी, बॉइलिंग पॉइंट लिखा, फिर सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो सिस आइसोमर हैव पोलरिटी ड्यू टू व्हिच वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर व्हिच लीड्स टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी इसमें पोलरिटी होने के कारण क्या होता है, इसमें वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जब वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट है क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सिस आइसोमर ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी देन ट्रांस आइसोमर। यानी कि यहां पे लिखो क्या, सिस आइसोमर हैव हाई सॉल्युबिलिटी देन ट्रांस आइसोमर। ऐसा क्यों है, यानी सॉल्युबिलिटी की बात करो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ट्रांस। ये है कंसेप्ट, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों होगा, रीजन क्या है इसका, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो देखो सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी चीज में सॉल्वलाइज करना, जैसे हमने क्या किया, वाटर लिया और साल्ट डाल दिया तो वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही क्या करते हो, जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है, उस NaCl के हमने यानी कि साल्ट लिया, जो घर में नमक है, उसको 5 ml वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच साल्ट को डाला, फिर उसको देखा कि सॉल्युबल हो गया, फिर हमने उसी में सॉल्यूशन में 1 चम्मच और डाला, तो नहीं सॉल्युबल, पूरा सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल हुआ, कुछ बैठ गया, तो उसको हमने स्टीयर किया चम्मच से, फिर हम उसमें क्या डाले, 1 चम्मच और डाल दिए, फिर वो स्टीयर किए, फिर भी नहीं हो रहा है, तब हम उसको हीट कर देते हैं, हीट करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो सॉल्युबल होता है। एक्चुअल में होता क्या है सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट, जैसे ही किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं, जैसे ही किसी सॉल्वेंट में, जैसे वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा क्या है, साल्ट है, जैसे ही वाटर में यानी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट यानी साल्ट को ऐड करते हैं, वाटर क्या करता है, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर देता है, यानी उसके चारों तरफ सराउंडिंग करता है, और सराउंडिंग करता है, उससे के सराउंडिंग के से एक एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि वाटर सराउंड किया है और वाटर को हाइड्रेट भी बोलते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, वो एनर्जी यूटिलाइज होती है NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ऐसे नहीं होता है जो हम लोग डाल दिए हो गया, इसके पीछे केमिस्ट्री है, एक ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ये है, जैसे ही इसको ऐड किए साल्ट को सॉल्वेंट में, वाटर में, वाटर क्या करेगा, साल्ट के चारों तरफ लेयरिंग बनाना शुरू कर देगा, और जब लेयरिंग बनाएगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो NaCl का दाना दाना होता है, क्रिस्टल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, यानी उसका जो क्रिस्टल का लैटिस जिसमें वो बंधा हुआ है, एक फोर्स से बंधा हुआ है,
उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी वाटर के सराउंडिंग से, यानी उसके चारों तरफ जो सराउंड कर रहा है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी यूटिलाइज होती है NaCl के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे, अगर हमने ये डाला, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसके चारों तरफ हमने साल्ट डाल दिया, ये वाटर है। एक मिनट, ये मान लो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट मैं थोड़ा आपको दे दूं। ये हमारे पास सॉल्यूट है, नमक हमने डाला, वाटर में डाला है। वाटर क्या करेगा, इसके चारों तरफ सराउंड करेगा, इसके चारों तरफ सराउंडिंग करेगा, चारों तरफ सराउंडिंग करेगा। उसके सराउंडिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है, इसके सराउंडिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और ये NaCl है। NaCl में क्या है, लैटिस है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, लैटिस एनर्जी है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी तो देखो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसका है, इस सॉल्यूट का। तो तभी वो ब्रेक होगा और तभी सॉल्युबल होगा। यानी ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये निकला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस जो होता है वो ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ट्रांस। अभी हमने बताया कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो लैटिस में, क्रिस्टल में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। और जब क्लोजली पैक्ड होता है, ट्रांसफॉर्म इज क्लोजली पैक्ड, ठीक है, यानी उसका लैटिस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोजली पैक होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी यानी उसको हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी बेटा। ठीक है, यानी कि सिस फॉर्म की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म, बिकॉज ट्रांसफॉर्म क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक है तो इजिली ब्रेक नहीं होगा, और जब इजिली ब्रेक नहीं होगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो रीजन क्या हो सकता है, रीजन लिख दो, सिस आइसोमर is loosely packed in its lattice as compared to trans isomer. Therefore, cis isomer easily break and solubilize. इजिली ब्रेक होगा और सॉल्युबलाइज होगा एज कंपेयर टू किससे, ट्रांस से। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी हो गया। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है बेटा, डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड नहीं फोर्थ। ठीक है बेटा, फोर्थ हमारा क्या है, तो लिखोगे डाइपोल मूवमेंट ऑफ cis isomer
cis isomer have higher dipole moment than ट्रांस आइसोमर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट का समझना है कि चार्ज का सेपरेशन, यदि हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी चार्ज का सेपरेशन जो होता है, इसी चार्ज सेपरेशन को बोलते हैं डाइपोल। अब एक पॉजिटिव डाइपोल, एक नेगेटिव डाइपोल, ठीक है, एक पॉजिटिव डाइपोल और एक नेगेटिव डाइपोल जनरेट होता है, इसी को बोलते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट। और ठीक है, इस डाइपोल यानी चार्ज सेपरेशन क्या होता है, चार्ज सेपरेशन को ही डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। चार्ज सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, डिनोटेड बाय म्यू। ये सब आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, हमको उतना डेप्थ में यहां नहीं जाना है। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, सिंपल सा चार्ज सेपरेशन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों के बीच का मास और इनके बीच का डिफरेंस आर। ठीक है, एक सिंपल सी अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे, चार्ज का सेपरेशन। ठीक है, यानी चार्ज सेपरेशन को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी जिस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेवलप हो जाए यहीं वहां पे डाइपोल होगा, और जहां पे जीरो हो जाए वहां पे क्या है, डाइपोल नहीं होगा, यानी कि वहां पे चार्ज का सेपरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो तो हमने बोला सिस आइसोमर है हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर। देखो यहां पे अगर हम बात करें, ये देखो ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3, ये CH3, ये सिस है, सिस ब्यूटीन। यहां पे देखो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं, CH3 H और ये H, ट्रांस ब्यूटीन। सिस फॉर्म में है, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड। ये सिस ब्यूटीन है और ये ट्रांस ब्यूटीन है। ठीक है, अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करोगे बेटा तो तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ s कैरेक्टर कितना है, 33%, और यहाँ पे s कैरेक्टर 25%। ठीक है, यानी यहाँ पे जो s कैरेक्टर है वो कम है, यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा, और s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा बॉन्ड को। यानी अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये sp2 sp3, यानी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन है दोनों में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से अगर देखोगे यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इसके। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर खींचेगा इस डायरेक्शन में, यानी यहां प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहां माइनस चार्ज डेवलप होगा। उसी तरह इस केस में भी देखोगे तो ये इधर खींचेगा, यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन की बात करो तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की। ठीक है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। ठीक है, बट इसका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, देखो कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट देगा ही, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, एक इधर डायरेक्शन एक इधर डायरेक्शन, यानी यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दोनों का वेक्टर एडिशन फॉलो करोगे, यानी μ1 μ2 यानी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 आर कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि ये एंगल है कुछ,
ठीक है, यानी r cos थीटा ये एंगल है। अब देखो यहां पे क्या है, और यहां पे देखोगे तो इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, यानी म्यू जो होगा, म्यू डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ क्या होगा यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ यहां पे डाइपोल होगा, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलरिटी इंड्यूस हो रहा है, प्लस और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल नहीं आउट कर रहे हैं, दोनों से क्या हो रहा है प्लस माइनस चार्ज, यानी ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट होगा, इसीलिए म्यू को डाइपोल मूवमेंट से डिनोट करते हैं। ये म्यू क्या है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट है, यानी डाइपोल यानी प्लस माइनस का डेवलपमेंट, डाइपोल जनरेट होगा, प्लस और माइनस चार डेवलप हो गया, प्लस और माइनस चार डेवलप हो गया, यहां पर भी प्लस माइनस चार डेवलप हुआ, यहां पर भी प्लस माइनस चार डेवलप हुआ, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा यानी म्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा। इस कंडीशन में देखोगे बेटा, तो देखोगे यहां पे इस कंडीशन में सेम है, ये भी sp2 है, ये ट्रांस वाला है, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है, sp3 है सॉरी। अब देखो ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ये देखो ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, यानी 0 हो रहा है इनके बीच बॉन्ड एंगल, यानी 180 हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या एक दूसरे के कैंसिल किए, और कैंसिल किए तो क्या हो जाएगा, म्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी डाइपोल जनरेट नहीं होगा, यानी डाइपोल ये जो जनरेट हुआ है उसको ये कैंसिल कर रहा है, इससे जो जनरेट होगा उससे कैंसिल कर रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, यहां पे 0 हो गया, यानी ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 0, यानी नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं है, और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसीलिए मैंने बोला था कि सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि इसमें पोलरिटी होता है, और पोलरिटी होने के कारण इनमें डाइपोल जनरेट होगा, और जब डाइपोल जनरेट होगा उनके बीच स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम करेगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज greater than trans isomer. This is because of the dipole moment of this molecule. So this is the polar or this is the non-polar molecule. Dipole moment 0. ठीक है, अब देखो डाइपोल मोमेंट हो गया, तो डेंसिटी की जानते ही हो, ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या, सरफेस एरिया, ठीक, क्लोजली पैक्ड होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी ट्रांस आइसोमर। उसी तरह अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट हो गया, फिर क्या देखेंगे स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर is more stable than cis isomer। ऐसा क्यों होगा कि ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होते हैं, तो देखो इसका रीजन क्या है, ये है हमारे पास सिस ट्रांस का कंपाउंड, ये R, ये R, ये H, ये H, दिस इज सिस और दिस इज ट्रांस। दिस इज सिस और दिस इज ट्रांस। कह रहा है कि ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होते हैं किससे, सिस से। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो सिस आइसोमर की अगर हम बात करें बेटा, सिस आइसोमर की अगर आप बात करोगे तो सिस आइसोमर में देखो तो दोनों R ग्रुप क्या है, सेम साइड है, और जब दोनों R ग्रुप सेम साइड हैं
तो इनका बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, यानी स्टेरिक स्ट्रेन काम करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या हुआ, उस एटम और ग्रुप का आपस में टकराना, और उस टक्कर से जो स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, उसी को बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो यहां पे रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि ये जो वाला जो ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, फॉर अवे है। देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन दिस बल्कि ग्रुप, इसके बीच रिपल्सन नहीं होगा ट्रांसफॉर्म में, और जब रिपल्सन नहीं होगा तो इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी। दिस इज अ कंसेप्ट। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ जा रहा है, दोनों में टकराव हो रहा है, दोनों में मतभेद पैदा हो रहा है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, जिससे इनके बीच क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जैसे हम गुस्सा करते हैं, अगर हमारे अंदर गुस्सा आता है तो क्या होता है, एकदम हम गुस्से में हमारी एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइम हमारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहां भी है, इनके बीच रिपल्सन होने के कारण, स्टेरिक स्ट्रेन होने के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इनका एनर्जी गिव अप हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। यहां पे अगर बेटा बात करोगे तो इस कंडीशन में देख रहे हो, इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के फार अवे हैं, दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच रिपल्सन नहीं होगा, स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगा, स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम रहेगी, और जब मिनिमम रहेगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करोगे, सिस एंड ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर, अगर बात करें सिस ट्रांस आइसोमर की, हैव सिमिलर but not identical chemical properties। सिमिलर प्रॉपर्टीज तो होगा बट नॉट आइडेंटिकल होगा, ठीक है, बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कहने का मतलब ये है कि सिस ट्रांस आइसोमर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सब हमने देखा। अगर नेक्स्ट कह रहा है क्या कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सिमिलर तो होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। सिमिलर इन द सेंस अगर सिस वाला जिस रीजेंट से रिएक्ट करेगा ट्रांस वाला भी उसी रीजेंट से रिएक्ट करेगा, बट उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मे बी डिफरेंट हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है, मोटे तौर पे देखा जाए कि सिस ट्रांस आइसोमर का जो होगा हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन, और सिमिलर का मतलब होता है, अगर ऐसे देखा जाए तो सिमिलर मतलब मिलता जुलता, बट आइडेंटिकल का मतलब कि 100% क्या होगा, सिमिलरिटी होगी, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। जैसे ये है
ठीक है, ये और ये दोनों है, ये आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं, बट इससे कंपेयर करोगे तो ये इसके सिमिलर हैं, ये जो है ये सिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल, और बट ये क्या है, ये एक दूसरे की सिमिलर आइडेंटिकल है। तो दिस इज द आइडेंटिकल बट दिस इज द सिमिलर, ये सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है। इसका कैप देखो और इसका कैप देखो, बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग में सिमिलरिटी है बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल कौन होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वही आइडेंटिकल माने जाते हैं। उसमें भी क्या है, उसमें भी आइडेंटिकल ट्विन होते हैं और अनआइडेंटिकल ट्विन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंसेप्ट है, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि सिस और ट्रांस आइसोमर की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी बट आइडेंटिकल नहीं होगी। उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं, कैसे, हम क्यों बोल रहे हैं। तो यहां पे देखो बेटा, अगर हम मान लो ये लेते हैं, दिस इज मैलेइक एसिड। क्या है बेटा, मैलेइक एसिड। दिस इज मैलेइक एसिड एंड इसका काउंटर पार्ट क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या है बेटा, फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज मैलेइक एसिड एंड दिस इज द फ्यूमेरिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब इस मैलेइक एसिड को देखो बेटा, मैलेइक एसिड को हम हीट करते हैं और इस फ्यूमेरिक एसिड को भी हीट करते हैं। तो जैसे ही मैलेइक एसिड को हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, अब देखो यहां पे जो है, ठीक है, यहां पे जो है OH ग्रुप है, यहां पे OH ग्रुप सेम साइड है, ये क्या है, सिस है, और ये क्या है, ट्रांस है कि नहीं। सिस और ट्रांस फॉर्म में है, सिस माने मैलेइक बोलते हैं, ट्रांस को फ्यूमेरिक बोलते हैं। अब हम दोनों को हीट दिए, यानी हम केमिकल सिमिलर सिचुएशन दे रहे हैं, दोनों में हीटिंग कर रहे हैं। जब दोनों को हम सिमिलर सिचुएशन दिए, सिमिलर स्ट्रेस दिए, सिमिलर हीट किए, तो क्या रिजल्ट पाया, तो रिजल्ट ये मिला हमको कि इस कंडीशन में दोनों ग्रुप सेम साइड होने के कारण ये साइक्लाइज हो जाता है, यानी साइकिल के फॉर्म में आता है। और ये कैसे आता है, ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है, H2O, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बाइंड कर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, हीट करेंगे वेपर निकलेगा, और ये कैसे रिलीज हो रहा है, तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ यहां पे, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये O हो गया, C डबल बॉन्ड O, और इससे ये जुड़ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बेटा। इसको ये जो बना इसको बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एसिड से वाटर, एनहाइड्राइड यानी हाइड्रोजन, वाटर निकालना यानी एनहाइड्राइड, तो ये बन गया मैलेइक एनहाइड्राइड। मैलेइक एनहाइड्राइड, वाटर रिलीज हुआ, और देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। और 5 मेंबर रिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, 5 मेंबर रिंग उससे कम स्टेबल, 4 मेंबर उससे भी कम, और 3rd मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल। यानी यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गया तो मैलेइक एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड यानी वाटर को रिलीज करना। अगर इसमें वाटर जोड़ दोगे तो फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसमें वाटर ऐड कर दिए तो फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए इसको बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। जबकि इस कंडीशन में रिएक्शन कराओगे, दोनों ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री, दोनों ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री
कोई अप्रोच ही नहीं होगा साइक्लाइज फॉर्म का, यानी साइकिल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, यानी साइकिल बनेगा नहीं, तो यहां पे लिखोगे क्या बेटा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया कि नहीं, सिस ट्रांस आइसोमर आर सिमिलर, सिमिलरली हीट दिया बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द रीजन व्हाई in cis form this group are on same side, have ability to release water molecule to form a cycle, यानी एक cyclic molecule का formation कर रहा है, here not possible to formation cyclic molecule because in trans form, in fumaric acid form, यानी trans form both the carboxylic acid group is its maximum distance, there is not possible to formation of cyclic compound। ठीक है बेटा, तो ये रीजन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखो यहां पे cis trans isomer have similar but not identical chemical properties। ठीक है, इसी को और प्रूफ करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। cis and trans isomer cis and trans isomer behave, cis and trans isomer behave differently with bromine water, Br2 water and KMnO4 solution। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है कि cis and trans isomer behave differently with bromine water and KMnO4 solution। ब्रोमीन वाटर जो होता है बेटा, देखो अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें सिस, यानी वही हम लेते हैं फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये क्या है, मैलेइक एसिड, ये है मैलेइक एसिड, और ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। दिस इज द फ्यूमेरिक एसिड। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, क्या करते हैं, KMnO4 से, एंड यहां पे लिखोगे एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेसिक, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। यहां पर भी हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं। देखो बेटा, अगर हम थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं, KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं, तो डबल बॉन्ड जो होता है बेटा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, यानी डबल बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, और एक दो OH ग्रुप दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, यानी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, सिंपल आप समझने के लिए। यानी एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और इस सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस होता है तो क्या होगा, एक
OH ग्रुप दोनों कार्बन पे सेम साइड अटैच हो जाते हैं, यानी सिन एडिशन होता है, OH ग्रुप सेम साइड हुए। अगर यही मान लो ये OH ग्रुप ऐसे रहते, एक OH ग्रुप यहां और एक OH ग्रुप यहां, यानी ये ट्रांस एडिशन हुआ, यानी ये ट्रांस साइड एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हैं, ये सिन एडिशन, सिन SYN सिन एडिशन बोलते हैं। तो यहां के लिए आप थोड़ा सा याद रखना कि जो KMnO4 होता है बेटा, वो KMnO4 जो होता है वो सिन एडिशन देता है, यानी OH ग्रुप को अटैच करेगा सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एक एक कार्बन पे OH ग्रुप सेम साइड से अटैच कराएगा, इसी को बोलते हैं सिन एडिशन। अब देखो यहां पे सिन एडिशन यानी OH ग्रुप क्या है, दोनों क्या है, सेम साइड है, तो हम सिन एडिशन को मान लो ये प्लस मानते हैं, सिन एडिशन को हम प्लस यानी कि दोनों सेम साइड है प्लस मानते हैं। तो ये देखो ये प्लस एडिशन देता है, यानी सिन एडिशन देता है, ये क्या देता है, सिन एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन हम आपको समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं, सिन एडिशन देता है, यानी कहने का मतलब ये है, आप ट्रिक कैसे पहचानोगे, ये दोनों सेम साइड है, सिस फॉर्म में है, इसको भी मान लो ये प्लस है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आप इजी वे में कैसे समझोगे। ये भी प्लस है, ये भी सिन एडिशन देता है, ये क्या देता है, यहां पे लिख लो सिन एडिशन, एल्कलाइन KMnO4 जो होता है वो सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप क्या देगा, सेम साइड अटैच कराएगा, अभी मैं बताया था। तो सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप, यानी इसको भी तुम मान लो क्या, प्लस, यानी दोनों OH ग्रुप क्या है, सेम साइड है, प्लस पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्लस को प्लस से जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, यानी प्लस को प्लस से जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, यानी OH ग्रुप इसमें क्या होगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक क्रॉस सेम पोजीशन में होंगे, यानी ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, OH ग्रुप प्लस प्लस को ऐड करो, इस प्लस प्लस यानी प्लस ये भी बनेगा, यानी OH ग्रुप भी क्या होगा, इसमें सेम पोजीशन पे होगा, यानी ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड OH और यहां H हो गया, और ये C डबल बॉन्ड OH ये H हो गया। ठीक है, तो ये बना हमको मीजो कंपाउंड। ठीक है, ये बना हमको मीजो कंपाउंड। अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 डाइहाइड्रोक्सी 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये मीजो कंपाउंड है, ये याद कर लो, यहां पे मीजो कंपाउंड इसको क्यों बोल रहे हैं। ये क्या है, इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे 2 3 डाइहाइड्रोक्सी 2 3 डाइहाइड्रोक्सी क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ये मीजो कंपाउंड है। मीजो क्यों बोल रहे हैं वो बाद की बात है, जब ऑप्टिकल आइसोमर आएगा तो मैं बताऊंगा मीजो क्यों बोल रहे हैं, अभी आप याद कर लो। अब देखो बेटा, ये क्या है, एक दूसरे के 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसको हम माइनस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लो, और ये हमने देखा सिस प्लस में है, सिन एडिशन देता है, तो प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, माइनस, यानी इस कंडीशन में OH ग्रुप हमको क्या मिलेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, एक OH मान लो इधर है तो दूसरा OH क्या हो जाएगा, इधर है, और ये C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OH, यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक हाइड्रोजन, ये बना, यानी कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को जोड़ोगे तो माइनस आएगा, माइनस आने का मतलब कि ये दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, ये दोनों ग्रुप OH ग्रुप वन एक दूसरे क्या हो गए 180 यानी इसके कंडीशन में होंगे। ये सिन बोला यानी प्लस आएगा, ये OH ग्रुप क्या हो जाएगा,
सेम आ गया। तो देख रहे हो, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, सेम केमिकल ट्रीटमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, सेम केमिकल ट्रीटमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। कंपाउंड का नाम तो सेम रहेगा, ये होता है रेसमिक मिक्सचर। ये होता क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर आएगा तो बताऊंगा। यहां याद कर लो, ये रेसमिक मिक्सचर है और इसी को बोलते हैं प्लस माइनस या डीएल प्लस माइनस मिक्सचर। ये है क्या, बात की बात है। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, वहां बताऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमर में रेसमिक मिक्सचर, यानी दोनों का रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सिस एंड ट्रांस आइसोमर आर interconvertible at high temperature, cis and trans isomer are interconvertible at high temperature about 62 kilocalorie per mole. Energy is required ठीक है, required to break the pi bond, ठीक है। पाई बॉन्ड को जब तक ब्रेक नहीं करोगे बेटा, तब तक हमको क्या मिलेगा, इंटरकन्वर्टेबल नहीं होगा। टू ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि सिस ट्रांस आइसोमर यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हाई टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। 60 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक करने के लिए, पाई बॉन्ड के लिए। देखो क्या होगा बेटा, हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ये देखो ये H, ये डबल बॉन्ड, ये मान लो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, सिस फॉर्म में है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड ये है, ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो, कैसे होगा, इस पार्शियल ओवरलैपिंग से। ठीक है, इस पार्शियल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, यानी अगर हम बात करें, ये पाई बॉन्ड है, इनके बीच पाई बॉन्ड है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। तो ये सिस फॉर्म में है, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एक दूसरे के, कितने, हाई टेम्परेचर, और कह रहा है कि 62 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको इंटर कन्वर्ट होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। ये पाई बॉन्ड के रहते हुए कभी ये रोटेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है,
और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण अगर एक को सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस क्या होगा, रोटेशन करते हैं, जब ये रोटेट करोगे तो ये बॉन्ड को तोड़ना तो पड़ेगा ही, ये बॉन्ड टूटेगा तभी रोटेशन होता है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 62 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि हमको रूम टेम्परेचर से नहीं मिलेगा, हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी 60 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड। जब 60 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करोगे तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तुम रोटेट कर पाओगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, दिस ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड by providing what energy। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, ये R था, ये H हो गया, यहां पे C हो गया, अब C हो गया, ठीक है, ये R है, ये H, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, यानी पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अब क्या करेंगे, रोटेशन कर देंगे, यानी इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर देंगे, इसको ऐसे रोटेट कर दो, जब रोटेट कर दोगे तो एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, यानी ये H हो गया, C इसको रोटेट किए, यानी हमारा क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और R नीचे आ जाएगा। अब जब आ जाएगा फिर से इसके बीच क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहां पे देखो बॉन्ड मेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए बोलते हैं कॉन्फिगरेशन आइसोमर में बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग होता है। ठीक है, हम डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखोगे सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर कैन बी सेपरेटेड by technique of fractional distillation। फर्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, एंड थर्ड क्या है, क्रोमेटोग्राफी। अब ये मेथड होता क्या है, ये डिटेल एक चैप्टर ही आपके लिए, उसमें आएगा तो आप देख सकते हो। तो सिंपल आपको याद करना कि सिस ट्रांस आइसोमर का टेक्निक जो है, यानी सेपरेट करने का टेक्निक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो ये था होल अबाउट सिस ट्रांस आइसोमर। आप इस पे क्वेश्चन करो। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि इसी से रिलेटेड है, माइनर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप इस पे प्रैक्टिस करिए और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जितने सॉल्व करेंगे उतने कंसेप्ट बनेगा, और जितने कंसेप्ट बनेगा उतने आपको क्या होगा, उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।